सो बिफोर वी बिगिन नेक्स्ट लेसन हम लोग थोड़ा रिवीजन कर लेंगे, लेकिन उसके पहले सुबह सुबह जीस पे खोलना होता है। तो आर दे रेडी टू फ्लाई? नहीं पता, चुर चुर तो कर रहे थे सुबह और चारों बाहर बैठ के, वरना इन लोग अपने अपने घर में रहते हैं। ओके, अब उन लोग अपने मर्ज़ी से बाहर निकलेंगे। गेट खुल गया है, अब जब उनका मन किया वो बाहर निकलेंगे। तो हम लोग जाते हैं कल जो हमने सीखा, जो IBM का डाटा साइंस का कोर्स है। कल नहीं, हमने टोटल 2 दिन लगाए ये कोर्स सीखने के लिए। मैं आपको इंटरनल दिखा देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म दिखता कैसा है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? और ये अभी हीटर की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोग्राम दिखता कैसा है? व्हाट इज़ डाटा साइंस पे क्लिक किया, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है। कंग्रेचुलेशन। ओके तो ब्लू बाहर निकल गया। इस तरह से ये प्लेटफॉर्म दिखता है, जिसमें हर वीक के कंटेंट हैं। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो या यहाँ से क्लिक कर सकते हो, जिसमें वीडियोस रीडिंग और क्विज़ेस वगैरह रहता है। तो रिवीजन के लिए बस एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। स्टार्टिंग में हमने सिर्फ सिलेबस वगैरह पढ़ा कि, और बाद में बोला कि आगे प्रोफेशनल केयर के लिए सर्टिफिकेट रहेगा। फिर वीडियोस में पहले सीखा कि भाई डाटा साइंस क्या है, वो इन जनरल लोगों ने बताया कि भाई डाटा साइंस क्या है। फंडामेंटल्स ऑफ डाटा साइंस में टोटल 5 V's बताए गए थे। मुझे नहीं पता याद है कि नहीं, लाइक वो था वेलोसिटी, वेरासिटी, वैल्यू, वैरायटी, और कोई एक चीज़ मैं भूल गया। टोटल 5 V's होते हैं जो कंबाइन करके वो डाटा साइंस का बेस बनते हैं। बहुत सारे डिफरेंट फील्ड से लोग डाटा साइंस पे आ सकते हैं, हमने ये सीखा। नए डाटा साइंटिस्ट के लिए बोलते हैं कि भाई थोड़ा मैथमेटिक्स आना चाहिए, थोड़ा प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, और मेन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तुमको। फिर एक आर्टिकल था जहाँ पे डाटा साइंटिस्ट को सेक्सियस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी कहा गया। अब भाई उस सेक्सियस फील्ड में तुम्हें बिलोंग करना है कि नहीं, वो तुम्हारा माइंड खुद डिसाइड करता है कि तुम डिसाइड करते हो वो सेक्सियस्ट वर्ड तुम्हारी ठीक है कि नहीं। फिर एक मतलब पार्ट 1 को कंक्लूड करते हुए क्विज था, और फिर लेसन की समरी। ये बहुत ही मस्त लगती है मुझे, इसको ओपन करेंगे। वैसे हर एक चीज़ को आप ओपन कर करके देख सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या है। ओके, तो डाटा साइंस is the study of large quantity of data which can reveal insights that help organization to make strategic choices. There are many parts to data science, mostly all, but involve little maths, little science, and lot of curiosity about data. There मैंने हिंदी में कहा। New data scientists need to be curious, judgmental, and argumentative. Why data science is considered the sexiest 21st job? Because it pays high salary for skilled workers. हाँ, ज़्यादा पैसे तो चाहिए ही। Probably one of the reason ये होगा कि भाई मैंने क्यों ज्वाइन किया। फिर आगे आएंगे what do data scientists do? A day in life of data scientist। इसमें क्या बहुत सारे लाइक जो प्रोफेशनल लोग हैं उन सब का वीडियो कंबाइन करके दे दिया कि भाई डिफरेंट लोग एक दिन में क्या करते हैं। सुबह उठते हैं, एक हाथ लेक्चर जाते हैं, ईमेल्स वगैरह देते हैं, फिर और कुछ नया सीखते हैं, और सीखना उनका पार्ट है। ओल्ड प्रॉब्लम्स, न्यू प्रॉब्लम्स। इसमें डिफरेंट चीज़ें बताई है, जैसे करंटली नेटफ्लिक्स यूज़ करता है डाटा साइंस को किस तरह से ऊबर यूज़ करता है रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करके, और किस तरह से पुरानी कंपनियां जो अपना डाटा है उसको डिजिटलाइज करके फिर यूज़ कर सकती है डाटा साइंस को, वो बताया गया। फिर डाटा साइंस के टॉपिक्स एंड एल्गोरिदम के बारे में शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बताई है कि मेन टॉपिक्स वगैरह क्या है, जैसे कि बिग डाटा क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, और फिर किस तरह से वो एल्गोरिदम्स तुम्हारे पास एक पावरफुल कंप्यूटर ना होने के बाद भी तुम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, कहीं से एल्गोरिदम लेके, कहीं से हडूप वगैरह लेके।
फिर क्लाउड, जिस तरह से मैंने कहा कि कहीं क्लाउड किस तरह से यूज़ होता है, तो अभी तो 3 बड़े बंदे लोग हैं। गूगल है जो क्लाउड यूज़ करता है, IBM है जो हडूप यूज़ करता है, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग IBM भी देता है, और तीसरा है AWS, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। इंट्रोड्यूस यूरसेल्फ में बकचोदी थी, बस खुद के बारे में बताया मैंने कि भाई मतलब बस टाइप करना था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स है लोगों के। एक बंदी लिखती है कि लाइक मेरे को सिर्फ 100% ये कंप्लीट करना था करके मैं है ना एक लाइन टाइप कर रही हूँ यहाँ पे करके। क्या क्लासी आंसर लगा उस बंदी का। फिर व्हाट मेक्स समवन डाटा साइंटिस्ट, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बिग डाटा आना ही चाहिए तब तुम डाटा साइंटिस्ट हो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि लाइक डाटा पे अगर तुम एक एक्सेल शीट भी बना पाओ और उसको एनालाइज करके कोई मीनिंग निकाल पाओ तो तुम डाटा साइंटिस्ट हो। तो लाइक करंटली लोगों की डेफिनेशन चेंज होते रह रही है, पर लाइक ये यहाँ का ऑथर कहता है जो ये कोर्स बना है, वो बोल रहा है कि डाटा साइंटिस्ट इज समवन हु डज डाटा साइंस। तो फिर उसके बाद और क्वेश्चंस और फिर रीडिंग लेसन्स की समरी। ये था वीक 1, और इन जनरल तो बताया गया कि लाइक तुमको हर वीक में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन मैंने एक ही मतलब हर वीक में 5 घंटे देने हैं और 5 घंटे में एक वीक ख़त्म होगा, लेकिन मैंने लास्ट 3 दिन में ये पूरे 3 वीक का कोर्स कंप्लीट कर दिया। लेसन समरी, द टिपिकल वर्क डे ऑफ ए डाटा साइंटिस्ट वेरीज डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू आर वर्किंग ऑन। बहुत सारे एल्गोरिदम्स यूज्ड टू ब्रिंग इनसाइट्स फ्रॉम द डाटा। Accessing algorithm tools and data, the cloud enables data scientists to stay up to date and collaborate easily। ठीक है, तो भाई ये था completely week 1। फिर week 2 में, week 2 इस तरह से होता है जिसमें वापस कोई वीडियोस थे। ओके, अगर बाहर प्लेन भी जा रहा है तो भी ये बर्ड्स ऐसे होते हैं, बाहर से कोई भी साउंड होता। तो अभी ये बर्ड्स ऊपर कुरकुर कर रहे हैं, लेकिन वो उड़ते रहते हैं दिन रात। इकलौता इसको छोड़ के, ये बेबी है, ये घर में ही रहता है। जेफ हु लिव्स एट होम, उस तरह से ये एक येलो बर्ड है जो घर के अंदर ही रहता है। पता नहीं क्यों उसको लाइक बाहर घूमना नहीं पसंद। ही इज़ द जेफ हु लिव्स एट होम। तो वीक 2 में हमने बिग डाटा वर्ड कब आया वो सीखा। रिसेंटली 5-10 साल में ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जहाँ पे कंप्यूटर में इतनी कैपेबिलिटी हो गई कि भाई वो एक जैसे 2 मिलियन रोज़ वाला डाटा है या 24 मिलियन रोज़ वाला डाटा है, इन सब को भी प्रोसेस कर पाए। तो लाइक बिग डाटा का भी पॉइंट होता है कि भाई वो डाटा कंटिन्यूस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, बहुत वैरायटी का डाटा होता है, जैसे वीडियोस हो गए, फोटोज़ हो गए, ऐसे बहुत कुछ। हडूप जो है, हडूप एक सिस्टम है, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने हडूप को कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन लाइक अब तक इन लोग बोल रहे हैं कि हडूप एक सिस्टम है कि अगर बहुत बड़ा डाटा है तुम्हारे पास तो PCR मशीन की तरह उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना दो और उस मल्टीपल कॉपीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करके डिफरेंट कंप्यूटर में दे दो। अब हर एक छोटा छोटा कंप्यूटर उस छोटे से पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पे काम करेगा, फिर इन सबको कंपाइल किया जाएगा और फिर ओवरऑल रिजल्ट तुम्हारे मेन कंप्यूटर में आएगा। तो लाइक इस चीज़ को, कंप्लीट प्रोसेस को हडूप कहा गया है। और पहले ये गूगल ने यूज़ किया था क्योंकि दुनिया में बहुत सारे वेबसाइट्स थे जिनका डाटा उसको एनालाइज करना था और उसको रैंक करना था पेज रैंकिंग सिस्टम से। तो पहले गूगल ने यूज़ किया, फिर IBM ने यूज़ किया एज ए हडूप। हाउ बिग डाटा इज ड्राइविंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, से कह रहे हैं कि लाइक कंपनीज किस तरह से, लाइक जैसे पहले नेटफ्लिक्स एक DVD देने वाला प्लेटफॉर्म था और आज दुनिया का महान स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। तो लाइक कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कंपनियों में। फिर डाटा साइंटिस्ट स्किल्स एंड बिग डाटा, इसमें इन जनरल बताया है कि तुमको कितने कितने स्किल्स सीखने होंगे और बिग डाटा पे कैसे काम होता है।
नेक्स्ट इज डाटा साइंटिस्ट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। ये बीच बीच में इंटरव्यूज़ देते रहते हैं कि भाई वो जो मेन बंदा है वो बिग डाटा के साथ कैसे काम कर रहा था। जैसे एक रिसर्च उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बताई है जिसमें कहते हैं कि ये जो बंदा था जो वहाँ पे काम कर रहा है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, उसको बोला गया कि कुछ वेदर रिपोर्ट्स वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा हमको कंप्लेंट्स आ रही है कि कुछ दिन, तो लाइक हमको बताओ करके लाइक हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो बोला कितना बड़ा डाटा है, तो बोलता बस छोटा सा डाटा है करके। तो बोलता हाँ तो भी कितना है, तो बोलता यहीं कुछ लाइक 2-3 मिलियन कंप्लेंट्स होगी करके। तो और फिर मतलब मेरे को हैरान था कि भाई 2-3 मिलियन इनको कम लगता है। और इसी में मुझे और एक चीज़ पता चली डिजिटल यूनिवर्स के बारे में। अगर हम लोग गूगल में भी टाइप करते हैं DIGITL यूनिवर्स, तो साइज ऑफ द डिजिटल यूनिवर्स ये बोल सकते हैं करंटली 44 ट्रिलियन GB ये है क्या कहते हैं साइज ऑफ द डिजिटल यूनिवर्स, और वो और बढ़ते रहेगी। मतलब इतना डाटा दुनिया में कलेक्ट हो गया है। और होता ऐसा है कि भाई यूट्यूब पे हर मिनट में लोग हज़ारों GB का डाटा डालते रहते हैं, तो लाइक ये अमाउंट बढ़ते रहेगा जब तक सारी दुनिया के सर्वर्स भर ना जाए या लोग प्रोड्यूस करना ना बंद कर दे। पर लाइक एक्सपेक्टेशन है कि वो और बढ़ते रहेगा। बोलते हैं ये 10 फोल्ड बढ़ेगा अगले कुछ सालों में। तो कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, जहाँ पे बताया था कि भाई 2-3 मिलियन कंप्लेंट्स हैं, और वो कंप्लेंट्स थी ईमेल टाइम ऑफ कंप्लेंट, कैसे कंप्लेंट्स होती है। तो भाई इस डाटा से कोई सेंस निकालना था कि भाई क्या हो रहा है, लाइक कुछ दिनों में इतना ज़्यादा कंप्लेंट्स क्यों आ रही हैं। तो ये बंदा है ना अंदर ढूंढते रहा कि भाई सारे ईमेल्स ढूंढते रहा, टाइम रिपोर्ट देखते रहा, उनमें रिग्रेशन मारते रहा कि भाई मतलब क्या लॉजिक क्या है इतने कंप्लेंट्स आने का। तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई इसको सॉल्व नहीं होगा। ये एक दिन घर अपने जा रहा था, तो वहाँ पे उसको पता चला वापस आते हुए कि भाई इसका जो पैर है वो बस से निकल के एक नाली टाइप एरिया था वहाँ पे पड़ा, वहाँ पे छप पे करके पूरा पानी फैल गया। और फिर तब इसको याद आया अरे वो छाता भूल गया। और उससे उसको पता चला कि लाइक यार ये अनएक्सपेक्टेड रेन हुई है करके, लाइक हमने सोचा नहीं था कि भाई इस दिन बारिश होगी। अब उसने क्या किया, इससे उसका नया आइडिया आया। वो वेदर डिपार्टमेंट में गया, वेदर डिपार्टमेंट का डाटा लिया और पूरे साल का वेदर डिपार्टमेंट का डाटा और इसके पास जो ऑलरेडी कंप्लेंट वाला डाटा था, और फिर उन दोनों को कंबाइन किया। तब उसको पता चला कि लाइक जिन दिन अनएक्सपेक्टेडली वेदर ख़राब हुआ वो दिन कंप्लेंट ज़्यादा आई। तब इसने जाके इनको मीटिंग में समझाया कि भाई 2 बातें हो रही, या तो क्या बोलते हैं, या तो ऐसा है कि एक प्रॉब्लम है लेकिन पॉइंट वैसा है कि भाई इसको तुम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वेदर कोई अनकंडीशनल चीज़ है। तो लाइक तुम्हारे पास गुड इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई जिस दिन वेदर ख़राब होता है उस दिन तुम्हारा कंप्लेंट रेशियो बढ़ जाता है। और फिर इसके लिए सॉल्यूशन कुछ है नहीं, क्योंकि वेदर तो ख़राब होगा ही इन रैंडमली। सिर्फ आज के दिन तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि भाई हाँ तुम्हारा ये जो एक्सेस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स है ये वेदर पे डिपेंड होता है। तो तुम उस दिन एक्स्ट्रा स्टाफ रख सकते हो या फिर प्रिपेयर रह सकते हो। तो ये ऐसी कहानियाँ वगैरह बताई हैं, ऐसी और कहानियाँ बताई हैं ये डाटा साइंस जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी वगैरह में काम करते हैं उनके बारे में। डाटा माइनिंग का बड़ा एक आर्टिकल है, टोटल 5 डिफरेंट सेक्शंस में बताया है कि भाई डाटा माइनिंग में होता क्या क्या है। डाटा को पहले कलेक्ट करते, क्लीन करते, फिर प्रोसेस करते, प्री प्रोसेस करते, फिर प्रोसेस करते, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लाते, पहले अनस्ट्रक्चर डाटा रहा तो, और फिर उस पर एल्गोरिथम्स लगाते, फिर जो भी रिजल्ट आया उसको समझते और फिर रिपोर्ट करते। ये डाटा माइनिंग। वापस 3 क्वेश्चंस का क्विज था, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस की तरह, और लेसन समरी थी। छोड़ दो, इस बार नहीं पढ़ते, मैंने ओवरऑल बता ही दिया क्या था। अब डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, उन्होंने पहले बताया कि
डीप लर्निंग जो है वो किसी भी जो नोड सिस्टम होता है, लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पकड़ लो, तो वो नोड सिस्टम में उस डाटा को बहुत ही अंदर छोटे छोटे मार्क कर देगा और फिर उस मार्क के हिसाब से वो डिसीजंस लेगा। अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अगर आपको पता होगा, मैंने खुद उस पर रिसर्च की है, तो लाइक वो इनपुट और आउटपुट के नोड्स होते हैं उसमें, वो ब्लैक बॉक्स मॉडल की तरह होता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई वो कोई एक अलगोरिदम या फिर कोई रूल फॉलो नहीं करता। वहाँ पे वेटेज के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है और वो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन से कैसे लिंक्ड है, वो है ना खुद ही एक वेट सिस्टम देके नेटवर्क फॉर्म कर लेता कि हाँ भाई इससे ये रिलेटेड है। मतलब सोचो कोई फ़ोटो आपने डाली है और वहाँ पे दे दिया कि ये फ़ोटो कुत्ता है, तो वो बाकी के फ़ोटोज़ वगैरह अरेंज करेगा जहाँ जहाँ पे वो कुत्ता है और वो एक रिलेशन बना लेगा कि हाँ भाई ऐसा कुत्ता दिखता है करके, और फिर वो डाटा के और डीप जाएगा और जहाँ जहाँ उसको कुत्ता दिखा वो मार्क कर देगा कि हाँ भाई ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है करके। जो तो जितने जितने फोटोज़ में कुत्ता है वो डिस्प्ले करके लाएगा कि लाइक वो डीप डाटा के डीप में जा के उसने लर्न कर लिया। अब मशीन लर्निंग भी उसी तरह का है, जहाँ पे मतलब AI के सब सेगमेंट्स है ये डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग, लेकिन लाइक ये इनको वैल्यू कम नहीं दे सकते, उनको एक सेपरेट जोन में रखा जा सकता है। फिर न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग के बारे में डिफरेंस बताया। न्यूरल नेटवर्क सोच लो ये जो ऊपरी हिस्से में किया कि हाँ भाई वेटेज सिस्टम से न्यूरल नेटवर्क्स बनाया और डाटा को बताया कि हाँ भाई इस तरह से ये रिलेटेड है। इसी को बहुत ही छोटे छोटे लेवल में डाटा में अगर अंदर कर दे, बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स में, मल्टीपल मैश ऑफ नेटवर्क, वो डीप लर्निंग हो जाएगा। और न्यूरल नेटवर्क सिर्फ एक बेस मॉडल हो गया। मतलब बेस मॉडल में उसमें भी बहुत सारे न्यूरॉन्स लगते हैं। प्रॉब्लम मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, पर हम लोग और पढ़ेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। फिर एप्लीकेशंस बताएं मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ यूज़ होती है। जिस तरह से मैंने फ़ोटोज़ वाला एग्जांपल बताया, तो गूगल में जो फ़ोटोज़ वाला बीच में सिस्टम आया था वहाँ पे मशीन लर्निंग यूज़ होती है। नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशन सिस्टम में मशीन लर्निंग यूज़ होती है। फिर रिग्रेशन, उसके भी अच्छे स्टोरीज बताएं। रिग्रेशन क्या है वो शॉर्ट में बताऊं तो हम लोग अगर कभी ऊबर लेते हैं या फिर कभी टैक्सी लेते हैं तो एंट्री मारते हैं, हम लोग बेस में सोच लेते हैं कि हाँ भाई हमको वहाँ पे एंट्री मारने पे $3 तो देने ही होंगे, क्योंकि हमने ऊबर बुक किया है। फिर हम जितना डिस्टेंस जाते हैं उस हिसाब से एक बेस फेयर होता है। फिर अगर हम लोग ट्रैफिक वगैरह में अटक गए तो जितना टाइम हम लोग रुक रहे हैं उसका फेयर एक्स्ट्रा बढ़ते रहता है। तो लाइक सेम डिस्टेंस का हर बार और डिफरेंट टाइम ऑफ द डे भी ये प्राइस फ्लक्चुएट करेगा। तो ये कॉस्ट का रिलेशनशिप, ये जो 3-4 फैक्टर्स पर रिलेटेड है और ये किस तरह से चेंज होता है और किस तरह से रिलेटेड है और एक फाइनल कंबाइंड प्राइस आती है। अब इन जनरल आप देखोगे तो भाई अरे मेरे को $15 लिया सेम डिस्टेंस जाने के लिए, और फिर बाद में किसी टाइम पे बोलोगे अरे मेरे को $10 लिया। तो लाइक ये प्राइस में डिफरेंस क्यों था तुमको डायरेक्ट डिस्टेंस से पता नहीं चलेगा। तुमको सारे रिग्रेशंस पता चले तब तुम बता सकते हो कि हाँ भाई ये प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों था। तो लाइक ये रिलेशंस को फाइंड आउट करने को रिग्रेशन कहते हैं। फिर एक फ़नी सी एक्सरसाइज थी जहाँ पे पूरा सॉफ्टवेयर अपलोड होके है, हमको सिर्फ अपने फ़ोटोज़ डालने थे और वो एनालाइज करता था कि भाई वो फ़ोटोज़ किस बारे में। तो एक फ़नी एक्सरसाइज थी यहाँ पे और इसका कोई मार्क्स नहीं थे। ये होने के बाद हम वीक 3 पे जाते हैं। वीक 3 में क्या हुआ, ये मेडिकल टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लग गया कि हाउ डाटा साइंस इज सेविंग लाइफ। फिर कंपनीज डाटा साइंस में कैसे जा सकती हैं, उसके लिए पहले डाटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी कंपनीज डाटा कलेक्शन करती नहीं है, उनको लगता है कि हाँ भाई जो पुराने बुक्स में लिख लिया उसको कलेक्शन में डालो और फिर हम आज से डाटा साइंस यूज़ करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि लाइक कंपनीज़ को डाटा होना चाहिए तभी डाटा साइंस अप्लाई हो सकता है। और कहा गया है कि लाइक कोई भी डाटा पुराना नहीं होता। अब मुझे खुद याद है मेरे पास है ना इतने सारे हार्ड डिस्क हैं, ये एक है फिर ये एक है, क्योंकि मैं पहले से कलेक्ट कर रहा हूँ। तो पॉइंट ये है कि लाइक
कोई भी डाटा इनवैलिड नहीं होता है। अगर वो 100 साल पुराना हो, वो 200 साल पुराना हो, इट स्टिल मेक्स सेंस। तो उसको डिजिटल वे में ट्रांसफ़र करके फिर अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लाइक डाटा होना चाहिए, बिना डाटा हुए तुमको पता ही नहीं चलेगा। जैसे रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा अगर ये खुल पाया तो। ओह शिट, मैंने चैट डिलीट कर दिया। हाँ, मैंने रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट बनाया था जिसमें मैं खुद के एक्सपेंसेस निकाल रहा था कि एक मिनट में कनेक्ट कर ही लेता हूँ, हम इतनी बकर कर रहे हैं। और तो मैंने खुद का एक्सपेंस शीट बनाया था। जब हम लोग खुद का एक्सपेंस शीट बनाते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई, हम इस साल खर्चा कितना कर रहे हैं, और उस वजह से अपने को पता चलता है कि लाइक कहाँ बजट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं, कहाँ पैसा जाने ही जाने वाला है। तो कौन सी चीज़ें हैं, जब तक हमको पता ही नहीं चलेगा इन्फॉर्मेशन, तब तक हम नहीं बता पाएंगे। फिर उन्होंने कहा एप्लीकेशंस ऑफ डाटा साइंस, जिस तरह से स्टार्टिंग से हम लोग एग्जांपल बता रहे हैं, चाहे नेटफ्लिक्स हो गया, उबर हो गया, यूट्यूब हो गया। फिर एक बास्केटबॉल का जो गेम हो गया, तो लोगों ने बास्केटबॉल गेम पे भी ऊपर कैमरास लगा दिए थे और देखे कि कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आ रहे, और अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किए कि हाँ भाई वहीं से खेलो ताकि वो ज़्यादा पॉइंट्स जीत पाए। तो वो एक ऑप्शन हो गया। डाटा तपेश, मेरी हार्ड डिस्क हैंग हो गई है, छोड़ दो। तो लाइक वहाँ से एक ऑप्शन आया कि हम लोग किस तरह से, क्या कहते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डाटा को। हार्ड डिस्क को फिर से कनेक्ट करके देखते हैं, अगर हो गया तो मैं आपको अपनी एक्सेल शीट दिखा दूंगा। नेक्स्ट डाटा एक्सपेंस, तो ये है एक आइटम जहाँ पे मैंने अमाउंट्स लिखी हैं कि मैं कितना स्पेंड कर रहा हूँ। तो लाइक जैसे रेंट में कैश जाएगा ही जाएगा, ये चेंज नहीं कर सकते। फूड का मैंने रखा है $200 इंटू 52 वीक्स, जो होता है टोटल $10,000 एक साल का। ये ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक इसमें हम थोड़ा बजटिंग कर सकते हैं कि भाई अगर घर से ज़्यादा खाएं और बाहर से कम खाएं तो ये अमाउंट कम होगी, लेकिन इन जनरल तो $200 जाते हैं। फ्यूल, मेरी पार्टनर का जॉब बहुत दूर है और वीकेंड पे मैं गाड़ी चलाता हूँ ज़्यादा, तो इसलिए इतना तो जाएगा ही जाएगा। रफली $180 से $200 पर वीक फ्यूल जाता है हमारा कार पे। कार रजिस्ट्रेशन ये गवर्नमेंट का प्राइस है, ये मैं डिसाइड नहीं करता, और ये साल में 2 बार होता है, तो 1,230 लगने ही लगने। तो लाइक इस तरह से मैंने चीज़ें बनाई हैं कि कौन सी चीज़ें हम लोग, जैसे भूपा का ओवरसीज हेल्थ कवर है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, दे आर फिक्स्ड थिंग्स। तो लाइक ये जाएगा ही जाएगा। जिम ज्वाइन करना है कि नहीं करना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं, पर बेटर हम ज्वाइन करें, हम लोग थोड़े ओबीज हो गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस अगर हम कम यूज़ करें तो अच्छी बात है, लेकिन करंटली इतना यूज़ होता है। इंटरनेट का फ्लैट रेट है। तो लाइक ये सारे मेरे बेसिक खर्चे हो गए, और कुछ यहाँ पे चोचलेबाजी है जिनको मैं हटा सकता हूँ। तो जब तक हमारे पास ऐसा डाटा नहीं है, हमने ऐसा डाटा क्रिएट नहीं किया है, तो हम इसको एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था जिसको मैंने लिखा ताकि मैं एनालाइज कर पाऊँ कि कहाँ मैं कटौती कर सकता हूँ और कहाँ मैं एक्स्ट्रा डाल सकता हूँ, या मैं डाल भी सकता हूँ कि नहीं। मुझे रिसेंटली PS5 खरीदने की इच्छा थी, लेकिन इस बजट को देख के और मेरी इनकम सोर्स को देख के मुझे नहीं लगता कि मैं ख़रीद पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। तो एप्लीकेशंस हो गया। फाइनल डिलीवरी क्या होता है कि लाइक जब भी हमने ऐसा कोई एनालिसिस किया, तो उसके बाद एक स्टोरी फॉर्मेट में हमको बताना पड़ता है कि सब क्या हुआ है,
तो लाइक कभी वो स्टोरी फॉर्मेट की जो बुकलेट है, अगर हमने एक पीपीटी और ग्राफ्स वगैरह में बताया तो मे भी लोग सुनेंगे, मे भी नहीं सुनेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट बन के रहेगी तो लाइक, और एक स्टोरी फॉर्मेट में कि भाई बंदा पेज पलटाया जा रहा है और उसको इंटरेस्ट आया जा रहा है कि हाँ भाई इस डाटा के बाद ये हुआ, इस डाटा के बाद ये हुआ। मतलब सोचो हम लोग एक पहाड़ चढ़ रहे हैं और पहाड़ में एक फट से टर्न आ गई, और टर्न आ गई तो हमको नहीं पता कि भाई आगे क्या होने वाला है। हमने टर्न लिया और देखा कि कितना ब्यूटीफुल सिनेरियो है आगे। तो लाइक अगर डाटा साइंस में हम किसी को रिपोर्ट बता रहे हैं तो ऐसा माइंड में या फिर इस तरह से लिखनी है कि उनको हर नए डाटा पे, जैसे टर्निंग था नहीं पता था, टर्निंग के बाद क्या था नहीं पता था, लेकिन जब दिखा तो बहुत मस्त लगा। तो लाइक इस तरह से हमको स्टोरी लिखनी है ताकि बंदे का इंटरेस्ट बना रहे और वो मेन पॉइंट डिलीवर हो कि हमने डाटा से क्या सीखा। और इसको लिखते कैसे हैं वो बताया है, जिसमें कवर पेज होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, और फिर मेन इंट्रोडक्शन होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, रिसर्च का डिस्कशन होना चाहिए, रिजल्ट होने चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, फिर नीचे अपेंडिक्स के नाम, रेफरेंसेस, वो सब होना चाहिए। लाइक किस तरह से वो लिखते हैं वो शॉर्ट में बताया। फिर उसी के बारे में क्विज था और फिर एक शॉर्ट समरी तो मैं दे ही रहा हूँ, तो भाई और एक बार करने की क्या ज़रूरत है। आई थिंक जो फाइनल डिलीवरी है और रिपोर्ट स्ट्रक्चर, इस दोनों को मैंने अभी समअप कर दिया। फिर कैरियर्स के बारे में, लाइक हाउ कैन समवन बिकम डाटा साइंटिस्ट, थोड़ा मैथमेटिक्स आना चाहिए, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, थोड़ा प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, और मेन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हों तो तुम डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भाई ये सारी की सारी चीज़ें एक बंदे में मिलेगी। तो इस वजह से कुछ चीज़ें ऑलरेडी तुम में होती हैं और कुछ चीज़ें तुम्हें एक्वायर करनी पड़ती हैं। रिक्रूटिंग में भी वही बोला है कि लाइक तुमको यूनिकॉर्न तो नहीं मिलेगा दुनिया में, तुमको कोई एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जिसमें खुद में क्यूरियोसिटी हो और स्किल सीखने की क्षमता हो। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो डेफिनेटली तुम उस बंदे को ले लो। और फिर बाद में एनालिसिस कैसे करते हो तो भाई टास्क टू टास्क या फिर जॉब टू जॉब तुम एक्सप्लेन कर सकते। कैरियर्स इन डाटा साइंस एक बहुत बड़ी लिस्ट उन्होंने दी है कि भाई एक बार डाटा साइंस तुमने कोर्स कर लिया तो तुम क्या क्या बन सकते हो। तुम डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो, तुम डाटा इंजीनियर बन सकते हो, तुम डाटा एनालिस्ट बन सकते हो। तो लाइक एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है। और फिर कैरियर सपोर्ट भी है इनका, जिससे क्या कहते हैं डाटा साइंस में क्या क्या कर सकते हैं, ये एक ऑप्शंस खोल के रखता है कि इतनी चीज़ें तुम कर सकते हो। मैं लाइफ में क्या करूँगा मुझे खुद नहीं पता, आगे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं अपना एक्ट करूँगा। अगर हाई स्कूल स्टूडेंट्स डाटा साइंस कैरियर्स करना चाहते हैं तो उनको प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, और जितने सब्जेक्ट्स मैंने पहले बोले वो सारे थोड़े थोड़े सीखने चाहिए। फिर रिपोर्ट स्ट्रक्चर मैंने ऊपर फाइनल डिलीवरी बताते हुए बताया है, वही फाइनल डिलीवरी को किस तरह से अरेंज करते हैं वो रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है, उसका उस पर क्विज था। फाइनल असाइनमेंट में पूछा गया कि लाइक तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्यों डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, ये एक सवाल था। दूसरा था कि भाई ये रिपोर्ट स्ट्रक्चर के 10 पॉइंट्स क्या हैं। तीसरा क्वेश्चन था कि लाइक डाटा साइंस और डाटा साइंटिस्ट क्या होता है। ऐसे 3 क्वेश्चंस थे जिसके आंसर्स लिखने थे, और ये तुम्हारे जो पीयर्स हैं वो बताएंगे कि तुमने सही लिखा है कि नहीं। और मुझे अपने पीयर्स का मतलब बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनके असाइनमेंट मुझे चेक करने थे और मेरे असाइनमेंट्स उन लोग ने चेक किए। तो लाइक बचपन में था ना कि लाइक लोग एक दूसरे की कॉपी चेक करते थे और टीचर का काम बच जाता था, तो लाइक उसी तरह से पीयर ग्रेडेड रिव्यूज़ थे। तो मेरे असेसमेंट में लाइक टोटल क्या कहते हैं 3-4 लोगों ने करेक्ट किया है। अगर देख सकते हैं, भाई मैं आंसर्स रिवील नहीं करना चाहता, थोड़ा सा शायद तो मैं हूँ, तो उस तरह से लाइक माय सबमिशन में जैसे 3 लोगों ने 3 पॉइंट्स दिए जो भी मैंने लिखा। फिर सेकंड आंसर को भी 3 लोगों ने चेक किया और इसको भी 3 लोगों ने चेक किया। तो जो जो आंसर्स जिसने चेक किए हैं वो यहाँ पे लिख के आता है। तो ये 3 आंसर्स पूछे गए और मैंने कुछ लोगों के आंसर्स रिव्यू किए, वो डेफिनेटली मैं शेयर नहीं करूँगा
इस तरह से फाइनल असेसमेंट कंप्लीट हुआ। लेकिन पीयर रिव्यू के बाद एक फाइनल एग्ज़ाम हुई और इस फाइनल एग्ज़ाम के बेसिस पे तुम्हारा फाइनली ग्रेडेशन हुआ। लाइक मुझे 92 या 93% ऐसे कुछ आए, वो इसके आए। और यार इसमें मैं एक आंसर लिखना भूल गया, मतलब एक आंसर में आंसर क्लिक करना भूल गया। तो मुझे लगता था कि ये आंसर है और मैंने नेक्स्ट क्लिक कर दिया और फिर लगा कि शिट यार, नहीं तो मेरे को टोटल 100% आया था। चलो जो भी है, जो हुआ वो हुआ। और फिर मुझे एक IBM का डिजिटल बैच मिला कि मैंने ओरिएंटेशन भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से ये था 3 वीक का फर्स्ट कोर्स। टोटल कितने कोर्स होंगे यहाँ पे? ये बंद वापस हम लोग अगर कोर्सेरा में जाते हैं, वहीं पे था मतलब रीलोड कर। ओके, तो वापस हम लोग IBM के प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में जाते हैं। तो हमने आज रिव्यू किया सबसे पहला व्हाट इज़ डाटा साइंस। इस तरह से टोटल 10 कोर्सेस हैं और उन सब की भी समरी अगर पॉसिबल होगी तो मैं लेके आऊँगा। अभी मैं ये पढ़ना शुरू करूँगा आज से। सुबह के 8 बज रहे हैं और देखते हैं शाम तक कितना पढ़ पाता हूँ। पर इस बार ये 4 हफ्ते का कोर्स है, अगर हम इसको ओपन भी करते हैं तो। ओके, टोटल 1 2 3 4 हफ्ते का कोर्स है और बहुत बाकी है। वीडियोस कंप्लीट करना बाकी है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत कुछ बाकी है। टोटल 4 हफ्ते में यहाँ पे भी एक पीयर रिव्यूड असाइनमेंट है। तो वैसे तो मेरा टारगेट है ये 4 हफ्ते का कोर्स भी मैं 1 हफ्ते के अंदर कर लूँ। पॉसिबल होता है कि नहीं पता, पर अगर हो गया तो 4 दिन बाद मिलते हैं और एक समरी वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में या अगली ज़िंदगी में, जो पहले मिल जाए। बाय बाय।